हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हिशाम चौहान, योर नीट बायोलॉजी टीचर। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। इसका नाम है फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब नाम सुनकर घबरा ना जाना, क्योंकि हमेशा मैं ये बात बोलता हूं कि नाम में ही छुपा है उसका काम। कैसे, आइए देखते हैं। पहले देखो फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फोरस का रिलेशन बना दिया, यानी फॉस्फोरस किसी के साथ जाके चिपक गया। इस प्रोसेस को बोल देंगे फॉस्फोरिलेशन। फोटो यानी कि लाइट, यानी कि फोटो की प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है, यही कहलाता है फोटो फॉस्फोरिलेशन। सिंपल। अब इससे पहले कि हम इसके डिटेल्स में जाएं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, इससे पहले हमें ये जानना चाहिए और ये जानना हमें पड़ेगा कि ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है ना, क्योंकि दोनों ही तरह के क्वेश्चंस नीट बायोलॉजी में आते हैं। इस लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है पहला, कि इस लेक्चर को लगाने के बाद फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में आपको कोई भी सिंगल डाउट भी ना रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इस लेक्चर को कंडक्ट करने के बाद, इस लेक्चर को आप अटेंड करने के बाद नीट बायोलॉजी में के इतिहास में 38 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आओ मिलकर इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कहां पे होता है? प्लांट में होता है। लेकिन प्लांट में कहां पे होता है? मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में, जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इतना तो आपको क्लियर है। तो आइए एक बार क्लोरोप्लास्ट ही बना लेते हैं। ये लीजिए, मैंने एक क्लोरोप्लास्ट बना लिया। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है ना। तो ये हुई क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन। क्या है ये? आउटर मेम्ब्रेन। तो अब ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, तो इसकी दूसरी मेम्ब्रेन भी बनाएंगे। दूसरी मेम्ब्रेन जो है, जो इनर मेम्ब्रेन है, क्या है? इनर मेम्ब्रेन है वो, उसने छोटे छोटे पाउच बनाए हुए होते हैं। क्या बनाए होते हैं? पाउच। इन पाउच को हम सैक बोलते हैं, है ना। हर एक सैक को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक थाइलाकॉइड, दूसरा थाइलाकॉइड, तीसरा थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड्स आपस में मिलके बनाते हैं ग्रैनम। ऐसा ही ग्रैनम एक और हो तो बहुत सारे ग्रैना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्रैना। ठीक है जी। और इनर मेम्ब्रेन इन ग्रैना को आपस में जुड़वाती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। STROMAL, स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है जी, स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली क्यों नाम है इसका? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, STROMA। और एक और लिक्विड का नाम याद रखो आप, कि थाइलाकॉइड के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन, LUMEN, ल्यूमन। ठीक है, याद रहेगा, इतना याद रखो। अब स्ट्रोमा के अंदर दो ग्रैनम को जो ले मिला देता है, उसका नाम है स्ट्रोमल लेमिला। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब जानिए कि यहां पर फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो लाइट रिएक्शन का पार्ट है, कहां हो रहा है, डार्क रिएक्शन का पार्ट कहां हो रहा है। ठीक है जी। देखो, याद रखो कि लाइट रिएक्शन जो है, वो जितने भी इनर मेम्ब्रेन के पार्ट्स हैं, जितने भी मेम्ब्रेन वाले पार्ट्स हैं, वहां पर हो रहा है लाइट रिएक्शन। और जितना भी स्ट्रोमा का पार्ट है, वहां पे होगा हमारा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसका काम है एटीपी को जनरेट करना। और फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है ग्रीन कलर का, जिसको बोलते हैं हम, जिसके कारण प्लांट्स ग्रीन है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो है ऐसा ही बिखरा हुआ नहीं है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां है? यहां पे हमें क्लोरोफिल तो नहीं दिखाई दे रहा, तो कहां पे है क्लोरोफिल? आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले इमेजिन करिए कि क्लोरोफिल जो होता है ना, तो उसके अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। इसके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स, ज़ेंथोफिल्स। ये सारे मिलके और कुछ प्रोटीन्स मिलके ना छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे बॉडीज या छोटे छोटे इंजन्स बने होते हैं। ये इंजन की तरह काम करते हैं। क्लोरोफिल जो है ना, वो अपने बाकी साथियों को लेके
एक सिस्टम की फॉर्म में बना हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम एक इंजन की तरह काम करता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाड़ी का इंजन काम करता है। गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है? आप गाड़ी में बैठे हो, आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हो जिससे मिलती है केमिकल एनर्जी। गाड़ी का इंजन उस पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, है ना। ऐसे ही क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेकर एक इंजन बना हुआ है। उस इंजन को चाहिए लाइट, वो लाइट का इस्तेमाल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा के फाइनली बनवा देगा एटीपी। यही होगी फोटो फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब ये जो इंजन है, इंटरेस्टिंग है ना। ये इंजन जो है, क्लोरोफिल ने जो ये इंजन बनाया है, ये कहां पे होगा, कैसा होगा, है ना। इसे ही हम आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्लोरोफिल देखो कहां पे है। तो देखिए, ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो थाइलाकॉइड को बनाती है, जो ग्रैनम को बनाती है, इसके अंदर यहां पे प्रेजेंट होगा वो क्लोरोफिल, जिसके अराउंड बहुत सारे और पिगमेंट्स होंगे और इसको बोलेंगे फोटोसिस्टम। ठीक है, फोटोसिस्टम। ये फोटोसिस्टम दो प्रकार के होंगे। पहले देखो कि एक फोटोसिस्टम होता कैसा है। ठीक है, उसको जानिए। एक फोटोसिस्टम जो होता है उसके अंदर सेंटर में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। ठीक है जी, वो क्लोरोफिल ए होता है। उसके अराउंड बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम मिला के बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, है ना। उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स जैसे कि कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है जी, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं यहां पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब इसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम। ठीक है, इसके साथ और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जो हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये क्या हुआ? ये हुआ फोटोसिस्टम। ये दो प्रकार के फोटोसिस्टम है। एक फोटोसिस्टम वो जिसका रिएक्शन सेंटर P700 कहलाता है, जिसका रिएक्शन सेंटर P700 कहलाता है। वो फोटोसिस्टम, ये पूरा जो फोटोसिस्टम है, इस फोटोसिस्टम का हम नाम रखेंगे PS1। एक ऐसा ही, क्यों P700? क्योंकि वो लाइट की 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलिए आसान भाषा में अगर हम ये कहें तो एक और इंजन, ये पूरा हो गया इंजन। एक और दूसरा इंजन है जिसके रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए ही है, लेकिन वो लाइट 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके पास भी बहुत सारे और पिगमेंट हैं, ठीक वैसे ही जैसे PS1 के पास हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल यहां पे प्रेजेंट होंगे। ये जो फोटोसिस्टम है, ये जो इंजन है गाड़ी का, फोटोसिंथेसिस की गाड़ी का इंजन, इसको कहते हैं फोटोसिस्टम 2। ठीक है, अब ये इंजन कहां पे प्रेजेंट है? इसको मैं एक डॉट की तरह बनाऊंगा, तो बहुत छोटा है। ये इंजन कहां पे प्रेजेंट है, आइए देखते हैं कहां कहां काम कर रहा है। अब जितने भी क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के जितने भी पार्ट्स दो थाइलाकॉइड के बिटवीन प्रेस हो चुके हैं, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट। जैसे ये पार्ट प्रेस हो चुका ना, ये पार्ट इन दोनों के बिटवीन प्रेस हो चुका है, ये पार्ट इन दोनों के बिटवीन प्रेस हो चुका है। तो प्रेस हो चुका है अगर कोई पार्ट, तो उसको बोलेंगे एप्रेस्ड पार्ट। जितने भी एप्रेस्ड पार्ट है, कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे ये एप्रेस्ड पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये एप्रेस्ड पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये एप्रेस्ड पार्ट है, ये एप्रेस्ड पार्ट है ना। एप्रेस्ड पार्ट के अंदर PS2 और PS1 दोनों पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे PS2 प्रेजेंट होगा और यहाँ पे PS1 प्रेजेंट होगा। ये दोनों मिलके काम करेंगे और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलाएंगे। ठीक है, वो क्या है हम पढ़ेंगे, सब्र रखिए।
ठीक है। और यहां पर ये भी क्या हुआ, ये हुआ अप्रेस्ड पार्ट, प्रेस हो रखा है, तो यहां भी PS2 पहले काम करेगा, PS1 बाद में काम करेगा। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको हम Z स्कीम बोलते हैं, वो चलाएंगे। बहुत बढ़िया। अब जितने भी पार्ट स्ट्रोमा के साथ टच हो रहे हैं, जितने भी पार्ट स्ट्रोमा के साथ टच हो रहे हैं, है ना, ये सारे पार्ट हो रहे हैं ना स्ट्रोमा के साथ टच, इन सारे पार्ट्स को हम बोलेंगे नॉन एम्प्रेस्ड पार्ट, है ना, नॉन एप्रेस्ड पार्ट। नॉन एप्रेस्ड पार्ट, नॉन एप्रेस्ड पार्ट के पास ना सिर्फ एक ही इंजन है, वो इंजन ये वाला PS1 वाला, PS1 वाला ही एक इंजन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लिक फ्लो में चलाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लिक फ्लो में चलाएगा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जब लाइट आती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन Z की शेप में चलते हैं। Z की शेप में चलने के लिए दो इंजन चाहिए, दो फोटो सिस्टम चाहिए, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। लेकिन नॉन एप्रेस्ड पार्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही है, जो कि लाइट आने पर इलेक्ट्रॉन्स को गोल गोल घुमाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, स्ट्रोमल लेमिली जो है ये एप्रेस्ड पार्ट है या नॉन एप्रेस्ड पार्ट? तो क्या ये प्रेस हो रखा है किसी चीज से? नहीं, स्ट्रोमा को टच होता है ना, तो यानी कि ये है नॉन एप्रेस्ड पार्ट। वेरी गुड। अगर ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, तो क्या इसके पास दोनों इंजन होंगे? क्या इसके पास दोनों फोटो सिस्टम्स होंगे? नहीं, सिर्फ एक होगा। वेरी गुड। कौन सा होगा? फोटो सिस्टम 1 ही वाला इंजन होगा। अगर इसके पास फोटो सिस्टम 1 वाला ही इंजन है, तो इसके पास 1 वाला ही इंजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गोल घूम के लौट के बुद्धू घर को आए, तो इसका इलेक्ट्रॉन वापस गोल घूम के इसी के पास आएगा, है ना। तो यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहां पे होगा। तो हमें ये पिक्चर तो क्लियर है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो 2 प्रकार से होती है। एक, सनलाइट की प्रेजेंस से इलेक्ट्रॉन Z स्कीम में चलेगा, वो Z स्कीम कहलाएगा, जिसके लिए 2 फोटो सिस्टम चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दूसरी है जिसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम चाहिए, इलेक्ट्रॉन गोल घूम के वापस उसी के पास आएगा, जिसमें फोटो सिस्टम 1 चाहिए होता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले सिंपल वाला, पहले साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस जो है ये अपन ने देखा कि 2 प्रकार का है। अब मेरे साथ साथ बोलो, आपको पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि क्या मैं बोलने वाला हूं वो आपको पता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे फोटोफॉस्फोरिलेशन 2 प्रकार का है। एक है साइक्लिक, CYCLIC, साइक्लिक फोटो फॉस्फो रिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और दूसरा है, बोलो, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फो रिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो पहले काम करते हैं, जो सिंपल साधारण है उसी को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को अपन यहां पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है उसको चलने के लिए अपन को चाहिए फोटो सिस्टम। कौन सा वाला? दोनों चाहिए? एक चाहिए। कौन से वाला? 1 वाला। ठीक है, चलिए, सुंदर, सस्ता और टिकाऊ। तो फोटो सिस्टम 1 बनाते हैं। फोटो सिस्टम 1 के लिए अपन बनाएंगे रिएक्शन सेंटर। क्या बनाएंगे? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का नाम होगा P700, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होगा 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट के ऊपर।
यानी लाइट जो सनलाइट में जो लाइट आ रही है उसमें बहुत अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स हैं। उस वेवलेंथ में से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहां पे प्रेजेंट क्या हुआ? क्लोरोफिल ए। क्या प्रेजेंट है यहां पे? एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। इसके साथ ही इसका साथ देने के लिए पार्टनर इन क्राइम आप लोग बोलते हो ना, इसका साथ देने के लिए बहुत सारे और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जहां पर पिगमेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इस सब को मिला के बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आपने वहां पर भी देखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या? पिक्चर देखिए, अब होगा क्या? खेल शुरू हो चुका है दोस्तों। सनलाइट से आएगी लाइट, सनलाइट से मिलेगी लाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। उसका नाम ही है कि लाइट को हार्वेस्ट करने वाला बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सिंपल हो गया ना? तो ये जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यहां पर बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट अपनी लाइट की एनर्जी को दे देंगे रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर P700 को। ठीक है, चलिए, जैसे इसको इतनी सारी, यहां पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को इतनी सारी एनर्जी जब मिलेगी, तब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, उस मॉलिक्यूल के एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, उनको जब ज्यादा हाई एनर्जी मिलेगी, वो दूर दूर घूमने लगेंगे, दूर दूर घूमने लगेंगे, इतना दूर घूमने लगेंगे कि वो बड़ा ही ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्साइट हो जाएंगे। तो आइए इनको एक्साइट कर देते हैं। हम भी एक्साइट हो चुके हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो जब ये एक्साइट हो जाएंगे, ये एग्जिट कर जाएंगे फोटो सिस्टम, फोटो अपने P700 को, रिएक्शन सेंटर को एग्जिट कर जाएंगे, और उनको एक मॉलिक्यूल होगा वहां पे जो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसी को इंग्लिश में बोल दो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सिंपल हो गया ना? बहुत सिंपल है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अक्सर आपकी किताबों में इसको A0 लिखा होगा, A0 लिखा होगा। वैसे और डिटेल में अगर आपको जाना है तो मैं आपको बता दूं एक सीक्रेट, कि A0 को पहले बोला जाता था कि ये अननोन है, लेकिन आजकल हम लोग बोलते हैं कि ये एक क्लोरोफिल ए की ही मॉडिफाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, हालांकि पूछा बहुत कम जाता है, बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन पूछा गया तो अब आपको आता है। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जा चुका है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल चुकी थी, सनलाइट की एनर्जी मिल चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, और अब वो धीरे धीरे दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास, फोटोरिसेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास आता रहेगा। ठीक है, जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आयरन सल्फर प्रोटीन होगा, FeS, उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ेगा और उसकी एनर्जी और कम होगी। फिर फेरिडॉक्सिन के पास आएगा। उसके बाद ये कहानी दोस्तों चलती रहेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और कम होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और कम होगी। वहां पर फिर आएगा प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, अब उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और कम हो जाएगी और वो मिल जाएगा CYT, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, इन दो मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम B6 और F के कॉम्प्लेक्स के पास। और इसके बाद चला जाएगा लास्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा प्लास्टोसायानिन के पास, प्लास्टोसायानिन के पास। ठीक है, अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन जहां पर था, जितना एक्साइट हुआ, उसकी सारी एक्साइटमेंट कम हो गई, सारी एक्साइटमेंट प्लास्टोसायानिन के पास आते आते उसकी सारी एक्साइटमेंट निकल गई। तो इसका मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लाइट आने पर P700 में से, रिएक्शन सेंटर में से इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन रिडॉक्स पोटेंशियल के चलते वो धीरे धीरे वापस आ गया अपने घर पे। लेकिन एक मिनट सर, आप तो पढ़ा रहे थे कि
सनलाइट की एनर्जी इस्तेमाल करके फोटोफॉस्फोरिलेशन होने वाला था, कोई तो एटीपी वेटीपी बनने वाला था, यहां तो बना ही नहीं, है ना। ये कंफ्यूजन है ना आपका, ये कंफ्यूजन आपका दूर होगा जब हम पढ़ेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। असल में होता क्या है कि प्लास्टोक्विनोन जो है वो स्ट्रोमा से ल्यूमन में बहुत सारे इकट्ठे करता है, स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर बहुत सारे इकट्ठे कर लेता है प्रोटॉन्स को, और जब प्रोटॉन्स भर जाते हैं तो प्रोटॉन्स जो हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है, प्रोटॉन्स बाहर जाने की कोशिश करते हैं, एक ग्रेडियंट बनता है, प्रोटोमोटिव फोर्स बनती है, और वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेज, जो एटीपी बनाने में काम करता है। वो एक इसके आगे वाला टॉपिक है, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, तो अपनी एक्साइटमेंट जरा बरकरार रखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं कि अपना एडीपी से एटीपी बन गया, कन्विंस्ड, बन गया, खुशी खुशी। लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोर का रिलेशन बना के एटीपी को जन्म दे दिया, हो गया फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया। वेरी गुड, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाला दूसरे तरीके का फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसके अंदर दो इंजन काम करेंगे, दो गाड़ी, एक गाड़ी जिसके अंदर 2 इंजन है, वो गाड़ी तो बड़ा खतरनाक तरीके से चलेगी, राइट। इसमें भी कुछ ना कुछ वैसा ही हो रहा है, कैसे, आइए देखते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के 2 और नाम याद रख लो ताकि नीट आपको कंफ्यूज ना कर पाए। जैसे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को बोला जाता है जेड स्कीम। क्या बोला जाता है? जेड स्कीम, जेड स्कीम, ठीक है। जेड स्कीम क्योंकि वहां पर आपने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन जेड मैनर में मूव कर रहे थे। वेरी गुड, याद रखो हर चीज मेरी बात बताई हुई। तो जेड स्कीम बोले चाहे बोले तब भी हम यही प्रोसेस को दिमाग में इमेजिन करेंगे, चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोले तब भी हम वही प्रोसेस को इमेजिन करेंगे, या फिर 2 साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनके नाम पर ही इसका रख दिया गया नाम, हिल एंड बेंडाल। हिल एंड बेंडाल रिएक्शन, हिल एंड बेंडाल रिएक्शन भी बोल दिया जाता है किसको? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को। अब आइए इसको शुरू करते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसको जेड स्कीम बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसको हिल एंड बेंडाल रिएक्शन बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसमें 2 फोटो सिस्टम्स मिलके काम करते हैं, 2 फोटो सिस्टम मिलके काम करते हैं, एक का नाम PS2, एक का नाम PS1। PS2 पहले काम करता है, लेकिन क्योंकि PS1 को पहले डिस्कवर कर लिया गया था इसलिए PS1 का नाम PS1 रखा गया। यह भी नीट बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन PS2 पहले काम करता है, चलिए, लेकिन डिस्कवर दूसरे नंबर पे होता, इसका नाम बेचारे का 2 हो गया, लेकिन काम पहले करता है। चलिए, तो यहां पर PS2 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसके पास भी अपना खुद का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा दोस्तों, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा दोस्तों, ठीक है जी। ये रिएक्शन सेंटर P680, यहां पे आ गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब वहां ये हो गया PS2 पूरा, ये पूरा हो गया PS2। वहां पे हमें बनाना है PS1 ना, PS1 आपने यहां पे बनाया था ना, P700 होता है PS1 जो होता है वो P700 होता है, तो यहां पे बना दीजिए P700 रिएक्शन सेंटर वाला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स तो सबके पास होगा। ये हो गया अपना कौन? PS1, वही जो वहां पे काम करता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो काम करता है, PS1, ठीक है। तो PS2 पहले काम करेगा, PS1 बाद में काम करेगा। अब काम कैसे करेगा ये तो जानिए, और यहां पे छुपी है एक राज की बात जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है जी।
चलिए उसी प्रोसेस को एक बार फिर से दोहराते हैं। सनलाइट की लाइट आएगी, सनलाइट की लाइट फॉल होगी, सनलाइट की लाइट फॉल होगी, सनलाइट की लाइट से फोटॉन्स आएंगे एनर्जी लेके, रिएक्शन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स उस लाइट की एनर्जी को हार्वेस्ट कर लेगा, हार्नेस कर लेगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। और उसको एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को दे देगा रिएक्शन सेंटर को, उस एनर्जी को दे देगा रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर अगेन उसके रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा, वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देगा, उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेके एक्साइट हो जाएंगे और कैच कर लिए जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। किसके द्वारा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। प्राइमरी, सबसे पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला, एक्सेप्ट करने वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब एक सवाल पूछा जाता है, वहां पे तो अपन ने बोल दिया कि ए नॉट है ना, या फिर हमने बोल दिया कि ज्यादा डिटेल में जाएं तो कि क्लोरोफिल ए का मॉडिफाइड फॉर्म है। यहां पे एक स्पेशल क्लोरोफिल है जिसको हम बोलते हैं फियोफाइटिन, स्पेसिफिकली वही रिएक्शन क्लोरोफिल फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, ठीक है, ये एक कलरलेस क्लोरोफिल होता है, बिना मैग्नीशियम वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा। यहां पे बस ध्यान ये बात आपको रखनी है कि अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स के नाम यहां पे भी याद अलग से करने ना पड़े, इसलिए आप याद रखो कि PS2 के अंदर सिर्फ ये 3 ही कॉम्प्लेक्स हैं, PS2 के पास ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ PS1 के पास है। तो आप सिर्फ ये बना लो, सिंपल हो गया ना। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा। फिर हम बनाएंगे साइटोक्रोम B6 और F को, साइटोक्रोम B6 और F को। फिर से अपना इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा और वो आते आते एंड में आके प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाएगा, जो कि जिसके पास अब और एनर्जी नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन और आगे मूव कर पाए। तो इसलिए अब वो, लेकिन उसके पास अब प्रेजेंट होगा अगला फोटो सिस्टम PS1, उसके पास वो चला जाएगा, ठीक है, उसके पास वो चला जाएगा। चला तो गया ये PS1 के पास, लेकिन एनर्जी नहीं है आगे मूव करने के लिए। अब कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी नहीं है तो क्या हुआ, सन तो है ना, सन अपनी लाइट द्वारा से देगा, रिएक्शन सेंटर फिर से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी रिएक्शन सेंटर को देगा, रिएक्शन सेंटर उसी इलेक्ट्रॉन को वापस से, रिएक्शन सेंटर उसी इलेक्ट्रॉन को वापस से एक्साइट कर देगा। एक बार फिर उम्मीद जागेगी कुछ कर दिखाने की और फिर उसको दोबारा से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों अब मैंने कहा था ना कि वहां पर इन दोनों को बना देना, FeS और F रेडॉक्सिन जो हैं वो सिर्फ PS1 के पास ही होते हैं। तो ये अपना PS1 ही तो है, तो अपन को यहां पे क्या बनाना है, FeS और रेडॉक्सिन। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहां पर FeS, कई बुक्स में नहीं लिखा होता है FeS, आप और डिटेल में पढ़ रहे हैं तो लिख लीजिए, और फेरेडॉक्सिन, FeS और फेरेडॉक्सिन इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। यहां पर अगेन वही प्रोसेस होगा कि प्रोटॉन्स को पकड़ा जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके ATP सिंथेसिस किया जाएगा। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा, ATP बन जाएगा ATP, ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड। अब भैया ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन गया वो कहां गया, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन गया एंड में, इलेक्ट्रॉन अभी कहानी का अंत थोड़ी हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन एंड में कहां गया, कहां है वो इलेक्ट्रॉन गया, वहां पर एक लास्ट में एंजाइम होगा, NADP रिडक्टेज, ठीक है जी, वहां पर लास्ट में एक एंजाइम होगा NADP रिडक्टेज,
उसको मिल जाएगा ये, वो इसका इस्तेमाल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा और क्या करेगा कि बाहर जो मॉलिक्यूल रखे होंगे NADP के मॉलिक्यूल रखे होंगे और बहुत सारे प्रोटॉन्स H पॉजिटिव रखे होंगे, तो NADP को ये जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, NADP को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को जोड़ देगा, इन दोनों को जोड़ देगा NADP रिडक्टेज और बना देगा NADPH, जो कि है हमारी अगेन अनदर रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे डार्क रिएक्शन में, इसका भी ATP का भी इस्तेमाल करेंगे डार्क रिएक्शन में। वेल दैट्स इट। और इसी के साथ हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है समाप्त। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि याद है मैंने आपको कहा था कि यहां पे मैं आपको बताऊंगा एक राज की बात। वो क्या है, उसे जानने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? नहीं, कमाने पड़ते हैं, राइट। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिल रहे जितने मर्जी ले लो? नहीं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किए गए थे वापस से वही इलेक्ट्रॉन वापस आए और उसके दौरान एटीपी बना लिया और फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा सेम साइकिल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट हियर in the non-cyclic photosphorylation, in the Z scheme, in the Hill and Bandol reaction, electrons are finally used up. Electrons are finally used up to make NADPH. So they are finally consumed. It means, और पैसे पेड़ पे उगते नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री में तो मिलेंगे नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पर हमारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल कितने बार ही इलेक्ट्रॉन दे देगा? एक आध बार दे देगा, लेकिन वी नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नीड समथिंग फ्रॉम वेयर वी कैन हार्वेस्ट द इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। हमें कुछ ऐसा चाहिए जहां से हम बार बार लगातार इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ सकें। और इस प्रोसेस को करने का काम करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम, जो सिस्टम सिर्फ PS2 के पास ही होता है। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, उसका नाम है OEC। क्या नाम है? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसका ऐसा नाम क्यों है मैं आपको बताऊंगा। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसे काम करने के लिए मैंगनीज जरूरी होता है। इसके पास मैंगनीज होता है, जिससे ये बड़ी ही दिलचस्प काम करता है। क्या काम करता है? पौधों को जब हम पानी देते हैं, पौधों को हम क्या देते हैं? पानी। पौधों को जब हम पानी देते हैं तो पानी उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स उस पानी को तुड़वा देता है। उस पानी के मॉलिक्यूल को लाइट की प्रेजेंस में पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करवा देना, इसका काम करता है OEC। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो यानी लाइट लाइसिस ब्रेकडाउन। लाइट की प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, फोटोलाइसिस। यहां पे किसका हो रहा है? वाटर का, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कौन करवाएगा? OEC। OEC किसके पास है? फोटो सिस्टम 2 के पास। ठीक है, किस प्रोसेस के अंदर होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? सिर्फ ओनली एंड ओनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कैसे होता है देखिए, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव के आप 2 मॉलिक्यूल के साथ शुरू करिए। आपकी बुक के अंदर लिखा होगा 2 मॉलिक्यूल, 2H2O ब्रेक डाउन हो जाएंगे, 2 2s 4, तो 4 प्रोटॉन्स बनेंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो 2 प्रोटॉन्स यानी कि 4 प्रोटॉन्स यानी कि 4 ही इलेक्ट्रॉन। 2 2s 4 है ना, तो 4 प्रोटॉन बने,
प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जितने पॉजिटिव चार्ज वाले उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे हमेशा होते हैं कंफ्यूज, लेकिन आपको नहीं होना है। तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 1 जा 2, यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल O2 का एक मॉलिक्यूल। 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया, पानी टूट गया, लाइट की प्रेजेंस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। ये प्रोटॉन हमारे काम आएंगे केमियोस्मोटिक थ्योरी के अंदर, जिसे दिया था 1961 के अंदर पीटर मिशेल ने, जिसके अंदर हम एक्चुअली में पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस एटीपी सिंथेसिस का और डिटेल में कैसे होता है। और यही वो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो को चलाने के लिए, क्योंकि एंड में इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है। इसलिए हमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि कहां से आता है? पानी को तोड़ के फोटोलिसिस ऑफ वाटर करके जो करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब इस लेक्चर में आपको सब कुछ याद हो गया होगा, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। लेकिन जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए, जो कि नीट एग्जामिनेशन के अंदर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आइए उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन, जो कि नीट 2024 में ही आया है, कि क्या चीज रिक्वायर्ड है लाइट रिएक्शन के अंदर। ये सारा हमने, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है। यहां पे क्या रिक्वायर्ड है? देखो जी, सबसे पहले तो आप कहोगे कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से बना हुआ फोटो सिस्टम्स, दो फोटो सिस्टम्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर आपको नॉन साइक्लिक चलाना है तो OEC, जो कि फोटो सिस्टम का ही पार्ट है, वो भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर आपको लाइट रिक्वायर्ड है, फोटो फॉस्फोरिलेशन है ना, तो लाइट रिक्वायर्ड है, लाइट रिक्वायर्ड है। OEC पानी का इस्तेमाल करेगा तो पानी रिक्वायर्ड है, पानी रिक्वायर्ड है। क्या ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? क्या ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है? नहीं। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन नीट 2023 में आया है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना है PS2 का। PS2 जो इंजन है वो कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके, मतलब कितने वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके दिखाता है, उसी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पे फिर वो काम करता है। PS2, PS1 जो था P700, PS2 जो था, बोलो, PS2 जो है हमारा वो P680 कहलाता ना। तो 680 नैनोमीटर की लाइट पर होता है PS2 का एब्जॉर्प्शन करने का मैक्सिमम। आसान हो गया ना? बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, यानी सिंथेसाइज क्या क्या हुआ लाइट रिएक्शन में? देखो, सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन को किया क्यों गया है? ताकि हम ATP प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर NADPH2 भी बन गया है ना? और उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी बनी हैं। ऑक्सीजन बनी है लाइट नॉन साइक्लिक के अंदर, जो कि लाइट रिएक्शन का ही है, पार्ट है, फॉस्फोरिलेशन का, फोटोफॉस्फोरिलेशन का पार्ट है। उसके अंदर क्या बनी है? ऑक्सीजन सिंथेसिस हुई है। ठीक है जी। और देखते हैं, वही ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज करता है हवा में, वही ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2002 में आया है, विच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट एनर्जी को कौन सा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, है ना? स्पेसिफिकली क्लोरोफिल
ए, हालांकि उसके अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफिल बी भी तो है रिएक्शन सेंटर में, और ज़ैंथोफिल्स हैं, कैरोटीन्स हैं, वो सारे मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन 1997 नीट में आया हुआ है, NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, NADPH कहां पर जनरेट हुआ है, कहां, किसके थ्रू, किस प्रोसेस थ्रू लिखा हुआ ना, यानी किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट हुआ है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के थ्रू NADPH2 जनरेट हुआ है। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 2001 में आया हुआ है, फेरेडॉक्सिन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। अब वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है कि फेरेडॉक्सिन जो है वो सिर्फ फोटोसिस्टम 1 के पास है, 2 के पास नहीं, 2 के पास नहीं, 2 के पास नहीं, 1 के पास है। तो फोटो, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फोटोसिस्टम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, क्या इसेंशियल है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने के लिए। फोटोलाइसिस अगर करवानी है, लाइट की प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, वाटर का ब्रेकडाउन करवाना है, तो क्या जरूरी है उसके लिए, ओईसी कॉम्प्लेक्स तो उसे करवाएगा, लेकिन ओईसी के अंदर मैंगनीज जरूरी है, मैंगनीज जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, मुझे आप बताइए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अगर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चले तो क्या बनेगा, क्या एटीपी बनेगा, क्या एटीपी बनेगा, हाँ, क्या ऑक्सीजन बनेगा, ना, क्या NADPH बनेगा, ना, मतलब सिर्फ एटीपी ही बनेगा। तो इसी के साथ ये हमारी फुल डिटेल में क्लास होती है समाप्त, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से मिलके पढ़ा फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इस लेक्चर के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा, मैं इमेजिन करता हूं, मैं बिलीव करता हूं इस चीज को, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस लेक्चर को लगाने के बाद जो मैंने ऑब्जेक्टिव बोला था वो हमारा पूरा हुआ होगा, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। और अब आप जाके, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जाके सॉल्व करिए फोटोफॉस्फोरिलेशन के। आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं हुए तो हम है ना। तो चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।